सो लास्ट क्लास में हम यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके थे। इसके आगे अब न्यूमेरिकल्स देखें जो हम कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम के लिए भी परफॉर्म करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए उसको भी एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस हम पास कर दें और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन दिया है r, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ सेपरेशन कितना है, दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना रहेगा। तो पहली बात यह है कि सेंटर ऑफ मास में हमें समझ में आता है कि m1r1 और m2r2 का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। m1r1 और m2r2 का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। सो m1r1 इज इक्वल टू m2r2। तो यहाँ से अगर आप देखें क्लियरली, सो r1 बाई r2 का रेशियो हमें दिख रहा है m2 बाई m1, यानी जो दोनों सेपरेशन है वो मास के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होता है। टोटल सेपरेशन कितना दिया है, r दिया है। तो अगर मुझे r1 कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझना, तो टोटल सेपरेशन के दो पार्ट करें जिसका रेशियो रहा m1 प्लस m2, r1 को कितना मिलना चाहिए, m2 मिलना चाहिए, ये वैल्यू रहा r1 का। सिमिलरली अगर r2 कैलकुलेट करना है तो टोटल r के दो पार्ट आपने करे m1 प्लस m2 और r2 को कितना पार्ट मिलना चाहिए, m1 पार्ट मिलना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग दोनों मासेस का आपने डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट कर लिया और कॉन्सेप्ट यूज करा m1r1 इज इक्वल टू m2r2। क्लियर। अब हमें क्या सॉल्व करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए रहेगा m1r1 स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल के लिए m2r2 स्क्वायर। सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। मास गिवन है m1, सेपरेशन कितना आया m2r बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, कोई डाउट। सेकेंड m2, तो मास यहाँ पे रहेगा m2 और सेपरेशन बनेगा m1r अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। क्लियर। देखो कॉमन क्या रहेगा, तो वैल्यू अगर आप देखें तो m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ठीक। सेकेंड टर्म देखो m2 m1 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब कॉमन टर्म हमें क्या दिख रही है, कॉमन टर्म दिख रही है m1 m2 r स्क्वायर, फर्स्ट से रिमेन रहेगा m2, सेकेंड टर्म से रिमेन रहेगा m1 और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर एक पावर कैंसिल आउट होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हुआ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर। तो दो पार्टिकल्स अगर r सेपरेशन पर हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक बात। नेक्स्ट, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन यूनिफॉर्म रोड। अब यूनिफॉर्म रोड आपको गिवन है जिसका मास है m, लेंथ है l और कंटिन्यूस सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा था कि r स्क्वायर dm से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब r स्क्वायर dm क्या रिप्रेजेंट करता है, r तो रिप्रेजेंट करेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है और dm ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया उसका मास कितना है, एलिमेंट का मास कितना है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक एलिमेंट कंसीडर करना होता है। तो आपने एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ है dx, और इस dx लेंथ के एलिमेंट का मास होगा dm और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया x। ठीक बात। तो क्या आप एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा dmx स्क्वायर, जो आप इसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, r स्क्वायर dm, सेम टर्म बन रहा है। ठीक है। अब पहली बात ये कि हम dm कैसे सॉल्व करें। dm आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो छोटा सा लेंथ है dx लेंथ, इसका मास कितना है।
ठीक, तो यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करें कैसे, ध्यान से देखो कि एल लेंथ पर मास कितना, एल लेंथ कंटेन्स मास m, तो यूनिट लेंथ पे मास कितना रहेगा m/l, और यूनिट क्या बन जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, मतलब किलोग्राम पर मीटर, और इस किलोग्राम पर मीटर ये जो टर्म है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, यानी लैम्डा बनता है मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा को क्या बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी आपको गिवन है लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू m/l से लिखा जा सकता है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अब रिक्वायर्ड लेंथ क्या है dx, कि रिक्वायर्ड लेंथ dx पर मास कितना बनेगा, जिसको आप लिख सकते हैं m/l मल्टीप्लाई बाय dx, ये इसका मास आ गया। यानी dm का वैल्यू रहा, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो लैम्डा डॉट dx, ताकि आपको याद रहे, और इसको अगर आपके न्यूमेरिकल में गिवन टर्म के अकॉर्डिंग लिखना है तो मास पर यूनिट लेंथ डिवाइड बाय dx। ये वैल्यू हमें मिला एलिमेंटल मास का। तो पहला प्रोसीजर ये रहता है कि जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है, कंटिन्यूअस बॉडी दी जाती है, तो सबसे पहले हमें एक एलिमेंट कंसीडर करना होता है और उस एलिमेंट का एलिमेंटल मास ये कैलकुलेट करना होता है। तो यानी ये जो dm m/l dx है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंटल मास। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो dm मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो हमें मिलेगा एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आपने रिप्रेजेंट किया di से, और वैल्यू बना dm x², और dm का वैल्यू m/l dx और x² मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू आ गया आपके di का। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन गिवन रेंज। अब रेंज आपको क्या गिवन है, ध्यान से देखो, जो रॉड है उसका टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ है उसका l, टोटल लेंथ कितना है l, तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 0 पर, लास्ट एलिमेंट मिलेगा l पर, तो जो x आपने वेरिएबल कंसीडर किया है वो वेरी करेगा 0 to l, और 0 to l जाने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा 0 to i। तो अगर आप लिमिट्स पे ध्यान दें तो जब लेंथ 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0, जब लेंथ l आ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप i से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक बात, इंटीग्रेट किया, सो वैल्यू रहा i - 0 इज इक्वल टू m/l, तो कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन x³ 3, एंड पुट करेंगे लिमिट्स 0 to l। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिला I इज इक्वल टू m/l मल्टीप्लाई बाई l³/3, सो I इज इक्वल टू ml² 3। फॉर्मूला हमें याद रखना है, यानी एक यूनिफॉर्म रोड जो किसी एक एंड पर परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है ml² 3। ठीक है, ये डायरेक्ट हमें ध्यान भी रखना है, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज में आएगा। नेक्स्ट हमें दिया है कि एक m मास l लेंथ का रॉड है जो इस एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल बनाते हुए रोटेट कर रहा है, यानी ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ऐसे। ठीक बात, तो थीटा एंगल बनाते हुए रोटेट कर रहा है, और हमें कैलकुलेट करना है i y डैश, यानी गिवन एक्सिस y डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। क्या सॉल्व करना होगा, सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा एलिमेंट, फिर एलिमेंट का मास लेना होगा। तो एलिमेंट का मास अब आपको पहले से पता है कि dm हम लिख सकते हैं लैम्डा मल्टीप्लाई बाय dx, और लैम्डा रिप्रेजेंट करेगा m/l मल्टीप्लाई बाय dx को, जैसा प्रीवियस न्यूमेरिकल में लिया था, क्योंकि जो मास है वो लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको लेना होगा लैम्डा, यानी लीनियर मास डेंसिटी, तो लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो वैल्यू आ गया dm का। अब ये dm है कहाँ पर, dm यहाँ पर है, ध्यान से समझें, ये है dm, ठीक, कितने सेपरेशन पर है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये x सेपरेशन पर है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से मिनिमम डिस्टेंस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मिनिमम डिस्टेंस कितना बनेगा, x sin थीटा बनेगा।
एक्सिस ऑफ रोटेशन से dm का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा, x sin थीटा। जिस पॉइंट पे ये हिंज है उस पॉइंट से आपने डिस्टेंस कितना कंसीडर किया, x कंसीडर किया। अब क्या चाहिए, ये तो मास आ गया, क्या चाहिए, एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व कैसे होगा, सो डी आई बेसिक फॉर्मेट है आर स्क्वायर डी एम, और इस बार r कितना रखा जाएगा, एक्सिस से डिस्टेंस वो रहेगा x sin थीटा, यानी डी आई कैलकुलेट हुआ x sin थीटा स्क्वायर और dm के प्लेस पर m by l dx, यानी डी आई वी कैन राइट m by l sin स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx। ये आ गया आपका एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो डी आई इज इक्वल टू वैल्यू है m by l साइन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx। ठीक, अब इंटीग्रेशन लिमिट देखो, पहला काम मिल रहा है, स्टार्टिंग रहेगा 0, एंड होगा l पर, तो 0 से l तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से l तक इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू भी आपको 0 to i मिल जाएगा। ठीक बात। अब m by l साइन स्क्वायर थीटा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, सो वैल्यू रहेगा i माइनस 0 इज इक्वल टू m by l साइन स्क्वायर थीटा, और इंटीग्रेट किया वैल्यू x क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to l, पुट करें वैल्यू, सो y इज इक्वल टू m, यहाँ पर आएगा l क्यूब बाई 3, सो ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल गया। मान लो अगर थीटा का वैल्यू 90 होता तो ये रोड आपको इस तरीके से दिखता, और इस तरीके से अगर दिखता तो यही केस है जो आपने कैलकुलेट किया। ठीक बात। अभी एंगल कितना बन रहा है, अभी यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री है तो आंसर क्या आ रहा है, ml स्क्वायर बाई 3, क्योंकि थीटा अगर 90 हो गया तो साइन स्क्वायर 90, मतलब साइन 90 का वैल्यू 1, तो साइन स्क्वायर 90 उसका वैल्यू भी 1, आंसर आ रहा है ml स्क्वायर बाई 3। लेकिन अगर थीटा एंगल दिया गया है तो फिर थीटा एंगल का इफेक्ट आना चाहिए, और आंसर आपको मिलेगा ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। नेक्स्ट, अब आपको लैंग्वेज की टर्म में भी दिया जा सकता है, कैसे, ध्यान दो, हमें दिया गया कि मास डेंसिटी ऑफ रोड इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3 + 6x, यानी आपको लैम्डा दिया है, लीनियर मास डेंसिटी। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड परपेंडिकुलर टू द रॉड, यानी ये हमने रॉड कंसीडर किया और इसके एक एंड से आपने एक एक्सिस पास कर दिया जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। देना जरूरी है क्योंकि थीटा की डिपेंडेंसी भी है, थीटा की अगर डिपेंडेंसी है तो फिर एंगल देना भी जरूरी है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक बात। अब इसका लेंथ L दिया गया है, कितना, L आपको दिया है 10 मीटर, मास डेंसिटी आपको गिवन है और लेंथ आपको गिवन है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करना है। ठीक बात। कैसे सॉल्व करें, वही ऑब्जेक्ट मान के सॉल्व करें। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे माना जाएगा तो ऑब्जेक्ट आपने ये माना, एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो एलिमेंटल लेंथ dx, एलिमेंटल मास dm और डिस्टेंस x, कोई डाउट नहीं। dm कितना, अब हमें आइडिया लग गया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो एलिमेंटल मास रहेगा यानी जो dm रहेगा, dm आप कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा इंटू डी एक्स, और लैम्डा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, कितना लिखा जाएगा 3 + 6x dx, ये आ गया dm। अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमें एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करना है तो ये जो एलिमेंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो क्या लिखोगे, di इज इक्वल टू x स्क्वायर dm, ये एलिमेंटल आ गया, और x dm के प्लेस पर 3 + 6x dx पुट कर दें, तो di इज इक्वल टू x स्क्वायर 6 + 3 + 6x dx। सॉल्व किया
तो डी हमें मिला 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, ये dx। ये आ गया एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? टोटल लेंथ के लिए इंटीग्रेट करेंगे। टोटल लेंथ कितना? 10 मीटर। तो 10 मीटर तक इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा आपको 0 to y। ठीक, पुट किया वैल्यू, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब dx। इंटीग्रेट किया, सो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3x क्यूब बाय 3 एंड लिमिट 0 to 10 प्लस 6x क्यूब का इंटीग्रेशन, तो 6 और x क्यूब का इंटीग्रेशन x4 बाई 4 एंड लिमिट 0 to 10। कोई डाउट? तो अपर लिमिट आपने पुट करी, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू रहा 10 पावर 3 माइनस 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 है, प्लस अप्लाई किया, वैल्यू है यहाँ पे 3/2, तो 3/2 आप यहाँ पे कॉमन ले लें। अब 10 की पावर 4 माइनस 0, सो 10 पावर 4 माइनस 0, सो I इज इक्वल टू 1000 प्लस 3/2, 3/2 रिप्रेजेंट करेगा 1.5 को, सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, सो 1000 प्लस 15,000, टोटल कितना आ गया? 16,000 यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? यानी हमें क्या करना है, अगर आपको लेमडा दिया है तो लेमडा यूज करो, सॉल्व कर लो, मिल जाएगा आंसर। और इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी कोई भी अगर यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है तो यूनिफॉर्म रॉड के वन एंड से परपेंडिकुलर एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस अगर पास हो रही है तो वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा ml स्क्वायर बाय 3। सो नेक्स्ट, अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका डेरिवेशन परफॉर्म किया जाए। देखिए ध्यान से, फर्स्ट आपको दिया गया कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग जिसका मास m रेडियस r है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। यानी पहले आप पॉइंट समझे। पॉइंट ये है कि जो रिंग आपको दिया है, ये रिंग कुछ इस तरीके से रखा है। मान लीजिए अगर हम रिंग यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं तो ये रिंग होगा। रिंग पे जो मास होता है वो इसके सर्कमफ्रेंस पर ही मिलेगा, अंदर वाला पार्ट सारा होलो होगा, यहाँ पर इसका सेंटर बनेगा। तो एक्सिस कहाँ दिया गया? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। यानी जो एक्सिस इसके सेंटर से पास होगी, अब अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो यही एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। ठीक बात? और इसका जो मास आपको गिवन है, मास है m और रेडियस है r, यानी इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक, रेडियस कितना दिया गया है? रेडियस वैल्यू आपको गिवन है r। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना मिलेगा? इस छोटे से एलिमेंट का मास रहेगा dm। ठीक, तो क्या इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व किया जा सकता है? देखिए ध्यान से, एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी डी का वैल्यू रहेगा dm r स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? ठीक, जितने भी मास यहाँ पर हैं वो सब सर्कमफ्रेंस पर ही होंगे, बिकॉज अगर हम बात करें रिंग की तो रिंग पे जो मास मिलता है वो सर्कमफ्रेंस पे मिलता है, अंदर वाला पार्ट होलो होता है। एक्सिस कहाँ दी गई है? एक्सिस इसके सेंटर से पासिंग दी गई है। एक्सिस कुछ इस तरीके से बन रही है ये, और ये जो एक्सिस है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। यानी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर लैंग्वेज में चेंज होता है तो प्रोसीजर पूरा चेंज हो जाता है और आंसर हमें कुछ डिफरेंट मिलेगा। ठीक है ना? यानी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि रिंग इस तरीके से बना है, ये है रिंग। ठीक, और जो एक्सिस है वो इस तरीके से पास हो रही है, और यहाँ से आप इसको रोटेट करवा रहे हैं ओमेगा से। ये जो रिंग है इसका मास आप गिवन है m और रेडियस है r। दोनों डायग्राम सिमिलर है। ये डायग्राम का टॉप व्यू है, वो डायग्राम का साइड व्यू है। तो सबसे पहले हमने एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, वैल्यू मिला di इज इक्वल टू mr स्क्वायर dmr स्क्वायर। नाउ कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको सॉल्व करना है, यानी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा।
अब इंटीग्रेशन के लिए लिमिट क्या रखोगे वो बताएं। देखो 0 से I मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कंप्लीट हो गया। एलिमेंट की बात करें तो क्या डिस्टेंस में चेंज हो रहा है या सभी एलिमेंट का डिस्टेंस सेम ही रहेगा r के इक्वल? डिस्टेंस एलिमेंट, जो एलिमेंट का डिस्टेंस है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी यहाँ पर r फिक्स है। वेरिएबल कौन है? ये dm वेरिएबल है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कि अगर हम यहाँ पे dm बहुत सारे एलिमेंट बना दें कि ये एक और dm, फिर एक और dm, फिर एक और dm, ये इस तरीके से चल रहा है, तो सबका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना मिलेगा? dmr स्क्वायर, dmr स्क्वायर, dmr स्क्वायर, dmr स्क्वायर, dmr स्क्वायर। हमें क्या करना पड़ेगा? सबका सम करना पड़ेगा। सबका सम करना है, इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल टर्म है मास, तो मास की टर्म में इंटीग्रेशन हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। और ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें याद होना चाहिए। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग जिसका मास m, रेडियस r है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। यानी इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो आंसर कितना आता है? रिंग के लिए आंसर हमें मिलता है mr स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क mr अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। यानी ये ऑब्जेक्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि मान लीजिए हमने डिस्क कंसीडर किया है, ये डिस्क है, ठीक है। अब रिंग था तो रिंग के पास केवल ये सर्कमफ्रेंस था, बीच वाला पार्ट नहीं था। डिस्क की अगर हम बात करते हैं तो डिस्क, ये आपको कंप्लीट डिस्क मिलेगा। अब यहाँ जो एक्सिस हम पास कर रहे हैं बिल्कुल इसके सेंटर से पास कर रहे हैं। ध्यान से देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर, यानी सेंटर से पास हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, ये डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, यानी ये जो डिस्क है ये इस तरीके से रोटेट कर सकती है। ठीक बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर इसका आप इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और साइड व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लियर? अब इसको हम डायग्राम में बनाएं, यानी हम कुछ इस तरीके से डील कर रहे हैं कि अगेन यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट करा रहे हैं और हम कंसीडर करें कि एक डिस्क है, डिस्क विद मास m एंड रेडियस r। क्लियर? तो इस तरीके से हम रोटेट इसको करवा रहे हैं। हम देखेंगे इसका टॉप व्यू, क्योंकि टॉप व्यू से ही आपको समझ में आएगा कि इसको किस तरीके से हम कंटिन्यू करें। सबसे पहले आपको ये डिस्क गिवन है एंड रेडियस ऑफ डिस्क इज r, मास इज m। क्या करना होता है? क्योंकि कंटिन्यूस बॉडी है, कंटिन्यूस बॉडी है तो सबसे पहले आपको एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, और डिस्क का एलिमेंट हमेशा बनता है रिंग। एलिमेंट ऑफ डिस्क इज ऑलवेज अ रिंग। तो यहां पर आपने कंसीडर किया एक रिंग कुछ इस तरीके से, ये हमने रिंग कंसीडर कर लिया, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या बनता है? रिंग बनता है। रिंग का रेडियस कितना कंसीडर किया? रिंग का रेडियस हमने कंसीडर किया r, और इसका थिकनेस कितना कंसीडर किया? इसका थिकनेस कंसीडर किया dr। ठीक बात। तो डिस्क आपने कंसीडर किया है, डिस्क का एलिमेंट बनता है रिंग। अब हमें ये चाहिए कि इस रिंग का मास कितना, मास हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। और मास कैलकुलेट किया जा सकता है बिकॉज आपको गिवन है डिस्क, तो डिस्क पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट एरिया पे कितना मास होगा वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका 2D ऑब्जेक्ट हुआ। 1D ऑब्जेक्ट होता है तो आपको देखना पड़ता है लीनियर मास डेंसिटी, 2D ऑब्जेक्ट के लिए हमें देखना पड़ता है सरफेस एरिया, यानी एरिया पे कितना मास, सरफेस मास डेंसिटी हमें देखना पड़ता है, जिसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, इस रिंग का एरिया कितना? इस रिंग का एरिया कितना? अगर आप इस रिंग को यहाँ से कट करके स्प्रेड कर दें, समझना, दो तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर इसको कट करके स्प्रेड कर दिया तो इसका जो सर्कमफ्रेंस बनेगा उसका वैल्यू तो होगा 2πr, और थिकनेस हमने कितना कंसीडर किया? dr कंसीडर किया। तो यहाँ पर एलिमेंटल एरिया बनेगा लेंथ इंटू विड्थ, क्योंकि हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो वैल्यू बनेगा 2πr dr। ठीक बात। दूसरा तरीका समझने का, ये तो हुआ फर्स्ट मेथड।
सेकेंड मेथड से भी आप इसको समझ सकते हैं कि अगर एरिया हम कंसीडर करें, एरिया होता है डिस्क का पाई आर स्क्वायर, ठीक, तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू आर तो वैल्यू बनेगा 2 पाई आर। सो एलिमेंटल एरिया कितना रहा, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। तो आपको एक पॉइंट समझना है और ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिस्क दिया जाएगा और डिस्क का अगर हम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो डिस्क का एलिमेंट ऑलवेज अ रिंग, element of disk is always a ring with elemental area 2 pi r dr. Elemental area 2 pi r dr, यानी जो रिंग आप कंसीडर कर रहे हैं उसका एरिया कितना रहेगा, 2 pi r dr रहेगा। ठीक है, अब हम डेरिवेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। एरिया कैलकुलेट करना हमें आ गया, नोट आप करके रखें। ये जो डिस्क दिया है, डिस्क का एलिमेंट आपने कंसीडर कर लिया रिंग। ध्यान से वापस मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एलिमेंटल एरिया हम सॉल्व कर चुके हैं। यह डिस्क, डिस्क के अंदर आपका एलिमेंट बना है, एलिमेंट आपने बना दिया रिंग, रिंग का रेडियस आपने कंसीडर किया r और थिकनेस कंसीडर किया dr, और टोटल मास है आपके पास m। ठीक, और हमें अब क्या चाहिए, एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी डी आई, और डी आई आपको कैसे मिलता है, डी एम आर स्क्वायर से मिलेगा। कोई डाउट, अब ये हमें कैसे मिलेगा, डी एम आर स्क्वायर से मिलेगा। क्लियर है। अब डी एम कितना वो भी देखें, ध्यान दें। डी एम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया कंटेंस कितना मास, एम मास। तो यूनिट एरिया कंटेंस m बाई पाई आर स्क्वायर, और इसी टर्म को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, सरफेस मास डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सरफेस मास डेंसिटी, यानी जो भी 2D ऑब्जेक्ट होगा उसके पास एरिया होगा और जो मास होगा पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको देखना है कि पर यूनिट एरिया कितना मास कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब एलिमेंटल एरिया कितना, एलिमेंटल एरिया है आपके पास 2 पाई आर डी आर। सो 2 पाई आर डी आर एरिया कंटेंस, तो मास कितना मिलेगा, m बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर डी आर। ठीक बात, कैलकुलेट किया तो वैल्यू आपको मिला किसका, dm का। तो वैल्यू ऑफ dm पाई पाई कैंसिल आउट, तो वैल्यू बनेगा 2m बाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट r dr। ये वैल्यू आ गया dm का, जो आपको पुट करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करने में। यानी जो एलिमेंट सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया है उसका आप मास कैलकुलेट करें, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें, बिकॉज ये r डिस्टेंस पर है। वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दी, तो डी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब एम आर स्क्वायर ही क्यों पुट किया, उसके लिए भी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर किया, ये ऑब्जेक्ट क्या बना है, एलिमेंट क्या बना है, रिंग, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, एम आर स्क्वायर, इसलिए आपने यहाँ पे पुट किया एम आर स्क्वायर। सो वैल्यू बनेगा डी आई, और डी एम के प्लेस पर 2 कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर आर डी आर, तो वैल्यू बन जाएगा आर क्यूब डी आर। क्लियर। अब क्या करें, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए इसको इंटीग्रेट करना होगा, यानी डी आई इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, एंड आर क्यूब डी आर, ये इंटीग्रेट होगा। अब वेरिएबल टर्म कौन है, वेरिएबल टर्म है यहाँ पर रेडियस। वेरिएबल टर्म कौन है, रेडियस। मास कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, ये जो स्मॉल आर, मतलब आप डिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले जो रिंग बनेगा, छोटा सा रिंग बनेगा, उसके ऊपर एक बड़ा रिंग बनाया, फिर बड़ा रिंग बनाया, फिर बड़ा रिंग बनाया, ऐसे करते करते अगर आप सभी रिंग को प्लेस कर दें तो वो एक डिस्क बन जाता है। इसको एक एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप ऑनियन स्लाइस लेते हैं, तो ऑनियन स्लाइस के अंदर बहुत सारी रिंग्स बनी हुई होती हैं। एक एक रिंग को अगर आप निकालते जाओ तो सब रिंग अलग अलग हो जाएगी, लेकिन अगर वापस सभी रिंग को, ऑनियन रिंग को वापस आप एक जगह प्लेस कर दें तो एक कंप्लीट डिस्क बन जाता है। ऑनियन रिंग आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, इसके अंदर ये बहुत सारी रिंग्स, और ऑनियन डिस्क, ऑनियन का जो स्लाइस होता है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, और जो स्लाइस है उसके पास बहुत सारी रिंग्स होती हैं, ये सब इसके रिंग्स हैं।
अब एक एक रिंग को अगर आप हटाते जाएं तो इंडिविजुअल रिंग्स बाहर आती जाएंगी। जैसे फर्स्ट रिंग ये बाहर आ गई, फिर इसके अंदर वाली सेकंड रिंग ये बाहर आ गई। लेकिन अगर वापस सबको प्लेस कर दिया जाए तो क्या कंप्लीट स्लाइस बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। इसका मतलब डिस्क का एलिमेंट रिंग होता है, जिसको आपको कंसीडर करना है। जब भी आपको डिस्क दिया जाएगा तो एलिमेंट हमेशा रिंग ही बनेगा, जिसका सरफेस एरिया 2πr वो हमें कंसीडर करना होगा। अब वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है रेडियस। सबसे छोटी रिंग कितनी रेडियस की बनेगी? 0 की। सबसे बड़ी रिंग कितनी रेडियस की बनेगी? r की। तो इसको 0 से r तक हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट किया 0 से r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया 0 to I। इंटीग्रेट किया, वैल्यू I इज इक्वल टू 2m/r स्क्वायर इंटीग्रेशन r पावर 4/4 विद लिमिट 0 to कैपिटल R। ठीक, तो इनर्शिया कितना मिला? 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला 2m/r स्क्वायर, लिमिट पुट करी r 4/4। सो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा mr²/2 about an axis passing through its center and perpendicular to plane of disk। ठीक, रिंग के लिए आंसर क्या था? रिंग के लिए आंसर था mr²। डिस्क के लिए आंसर क्या है? mr²/2। ये बेसिक आंसर्स हैं, ये याद होने चाहिए। क्या किया? सबसे पहले आपने एलिमेंट सॉल्व किया, एलिमेंट का मास सॉल्व किया, फिर एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, मिला, उसको फिर कंप्लीट यानी इंटीग्रेट किया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिला, वैल्यू रहा mr²/2। नेक्स्ट आपको दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन्युलर डिस्क। एन्युलर डिस्क से हम क्या समझते हैं? एन्युलर डिस्क आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से बना है। हमने एक डिस्क कंसीडर किया और डिस्क में से बीच में से इतना पार्ट आपने होलो रखा, यानी ये जो पार्ट है ये सॉलिड पार्ट है। एग्जाम्पल किसका हो गया? एन्युलर डिस्क। तो एन्युलर डिस्क के पास एक आउटर रेडियस होता है और एक इनर रेडियस होता है। तो R1 से R2 तक का पार्ट तो सॉलिड मिलेगा और यहाँ पर ये पार्ट होलो है। और एक्सिस कहाँ कंसीडर किया है? एक्सिस हमने सेंटर पे ही कंसीडर किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन्युलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, यानी जो एक्सिस आपने बनाया है वो यहीं पे बनाया है। वो इसी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करना है कि एन्युलर डिस्क दिया गया है, एक्सिस यहाँ पे कुछ इस तरीके से पास हो रहा है। ये बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें? नहीं। क्या करना होगा? अगेन हमें सबसे पहले एलिमेंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एलिमेंट बनाना होगा। तो एन्युलर डिस्क आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से बनता है। ठीक बात। अब हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए एलिमेंट बना रहे हैं। कैसे बनेगा? देखो ध्यान से। ये आउटर रेडियस, ये इनर रेडियस, और है तो ये डिस्क। तो डिस्क का एलिमेंट क्या बनता है? डिस्क का एलिमेंट हमेशा बनेगा रिंग। तो यहाँ पे भी आपने एक रिंग बना दिया, ये बन गया रिंग। तो रिंग का रेडियस आपने कंसीडर कर लिया r और इसका थिकनेस कंसीडर कर लिया dr। रिंग का रेडियस रहेगा r, थिकनेस बनेगा dr, इनर रेडियस है r1, आउटर रेडियस है r2 और r1 से r2 वाला पार्ट पूरा सॉलिड है। ठीक है, और जो एक्सिस आप कंसीडर कर रहे हैं वो एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक बात। तो क्या आप एलिमेंटल मास बता सकते हैं? एलिमेंट जो बनेगा वो तो रिंग है। अब रिंग के लिए मास, तो रिंग का एलिमेंटल मास dA कितना रहेगा? वो रहेगा 2πr dr। ये हमेशा फिक्स है। जब भी आपको डिस्क दिया जाएगा, डिस्क का एलिमेंट बनेगा रिंग और रिंग के लिए एलिमेंटल मास बनेगा 2πr dr, फिक्स है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगेन रिंग हम कंसीडर करें तो वैल्यू रहेगा dm इंटू आर स्क्वायर। अब dm आप बताओ, dm क्या बनेगा? जो मास है, कंप्लीट मास आपने कंसीडर किया m, जो इस r1 r2 यानी सॉलिड पार्ट के अंदर स्प्रेड है। ठीक है ना? तो अब dm कैसे सॉल्व करें? ध्यान से देखें। अब आप उस डायग्राम को कंसीडर करो। टोटल मास हमें दिया है m, तो एरिया कितना? पाई
कैपिटल आर स्क्वायर सॉरी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इतने एरिया के पास कितना मास है? इतना एरिया कंटेन कर रहा है मास m। तो यूनिट एरिया कितना मास कंटेन करेगा? m डिवाइड बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक, अब कितना एरिया आपको चाहिए? हमें चाहिए इस रिंग का मास। तो रिंग के लिए एलिमेंटल एरिया कितना है? 2 पाई आर डी आर। सो 2 पाई आर डी आर एरिया कंटेंस, यानी आपको वैल्यू मिलेगा डीएम का, और डीएम कितना रहेगा? m डिवाइड बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर डी आर। यह वैल्यू आपने डीएम का सॉल्व कर लिया, जिसमें पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पुट करें यहाँ वैल्यू। सो डी आई इज इक्वल टू डी एम। डी एम के प्लेस पर पाई पाई कैंसिल आउट, तो 2 कैपिटल M अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। 2 कैपिटल M R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है R डी आर, तो यहाँ बनेगा R क्यूब डी आर। अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो वैल्यू बनेगा डी आई, ये 2m अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन रहा R क्यूब डी आर। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 to y, और यहाँ पर आपको फर्स्ट रिंग मिलेगा जब आप R1 पर हैं, लास्ट रिंग मिलेगा जब R2 पर है। कंप्लीट डिस्क था तो आपने 0 से R इंटीग्रेट किया था, एनुलर डिस्क है तो R1 से R2 इंटीग्रेट करेंगे। सो R1 से R2 आपने यहाँ पर इंटीग्रेट कर लिया। ठीक बात? नाउ डी आई इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाहर, और R क्यूब का इंटीग्रेशन R पावर 4/4 विद लिमिट्स R2 एंड R1, और इंटीग्रेशन 0 to y। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल गया I, तो I इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अपर लिमिट पुट करें, R2 पावर 4 माइनस R1 पावर 4 डिवाइड बाई 4। सो I इज इक्वल टू m/2। अब ध्यान देना, देखो एक टर्म आता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो सेम पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा है। a के प्लेस पे देखो R2 लिख रहा है, b के प्लेस पे देखो R1 स्क्वायर लिख रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है a माइनस बी और a प्लस बी। सो m/2। अब ये जो टर्म है न्यूमरेटर में, इसको आप लिख सकते हैं R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, कैंसिल आउट, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनुलर डिस्क के लिए मिल गया m/2 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ये आंसर एनुलर डिस्क के लिए रिलेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, यानी जो एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने के लिए आपने रिलेशन यूज़ किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस मल्टीप्लाई a माइनस बी। अगेन ध्यान दें, एलिमेंट बना है, मास सोल्व किया है, एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है, रिंग है तो आंसर आपको dmr स्क्वायर से मिला, सॉल्व कर दिया। जो रेंज है वो आपका R1 से R2 तक वेरी करेगा, तो R1 से R2 आपने रेंज रखा, आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर MRL, मतलब मास m, रेडियस r, लेंथ l, अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिलेंडर फॉर्म करने का ट्राई करें कि आपने एक सिलेंडर फॉर्म कर लिया, ठीक है, एंड दिस इज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का मास कितना है? m है, रेडियस कितना है? r है, लेंथ कितना है? l है, ठीक बात। और अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस मतलब आप इसको यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट आप क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं। क्लियर?
अब मुझे बात बताएं कि ये जो मास है क्या वो पूरे वॉल्यूम के अंदर स्प्रेड होगा? ठीक है, अगर पूरे वॉल्यूम के अंदर स्प्रेड होगा तो फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पर एक नया टर्म आएगा जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से, जो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम मास डेंसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक, सिलेंडर के लिए एलिमेंट क्या बनेगा? सिलेंडर का एलिमेंट बनेगा एक होलो सिलेंडर, बिकॉज जो आपको सिलेंडर गिवन है एक सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का जो एलिमेंट बनता है वो होलो सिलेंडर बनेगा कुछ इस तरीके से, जिसकी थिकनेस होगी dr। थिकनेस कितनी है? dr, और एक्सिस से इसका डिस्टेंस आपने कंसीडर कर लिया स्मॉल r। मतलब अब ये आपका एलिमेंट बन गया सॉलिड सिलेंडर का एलिमेंट, होलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के लिए एलिमेंट क्या बना? होलो सिलेंडर। ये इसका एलिमेंट है। अब करना क्या है? करना हमें वही है कि सबसे पहले आप एलिमेंट का मास सॉल्व करेंगे, और एलिमेंट का मास सॉल्व करने के बाद फिर हम एलिमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब आपको दिख रहा है कि एक्सिस पर डिस्टेंस 0 है, और यहाँ तक आते आते डिस्टेंस कितनी बन जाएगी? r, मतलब 0 से r तक की इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक बात, ध्यान से देखें। पाई r स्क्वायर l वॉल्यूम कंटेंस कितना मास? कैपिटल M, क्योंकि सिलेंडर दिया है, सिलेंडर आपका 3D ऑब्जेक्ट है, तो जितना भी मास है वो पूरे वॉल्यूम के अंदर स्प्रेड है, और मास अगर वॉल्यूम के अंदर स्प्रेड है तो आपको वॉल्यूम लिखना पड़ेगा पाई r स्क्वायर l। नेक्स्ट, यूनिट वॉल्यूम कंटेंस m डिवाइड बाई पाई r स्क्वायर l। अब ये जो होलो सिलेंडर लिया इसका वॉल्यूम कितना? होलो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई r l। अब यहाँ पे रेडियस 2 स्मॉल r, तो 2 पाई स्मॉल r l, और इसका थिकनेस कितना दिया है? dr दिया है, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल करेगा। तो जो एलिमेंट आपने यहाँ पे लिया उसका सरफेस एरिया तो 2 पाई r l, और थिकनेस कितनी है? dr, तो ये बन गया वॉल्यूम। तो इतने वॉल्यूम के पास कितना मास रहेगा? तो m बाई पाई कैपिटल R स्क्वायर l, और यहाँ पे भी स्मॉल l के प्लेस पे कैपिटल L आना चाहिए क्योंकि लेंथ रहेगा सेम। तो 2 पाई r l dr, सो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r l dr। सो dm का वैल्यू कितना मिला? एलिमेंटल मास, और एलिमेंट कौन है? एलिमेंट है यहाँ पर होलो सिलेंडर। तो एलिमेंटल मास का वैल्यू आपको मिला, पाई पाई कैंसिल आउट, एल एल कैंसिल आउट, तो वैल्यू रहा 2m बाई r स्क्वायर, 2m बाई r स्क्वायर, एल एल कैंसिल आउट, r dr। ये dm का वैल्यू आ गया। अब क्या सॉल्व करना है? अब हमें सॉल्व करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नोट करें यहां तक। सो एलिमेंटल मास हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा di इज इक्वल टू dm r स्क्वायर। क्लियर? और dm कितना आया? dm आपने कैलकुलेट किया 2m बाई r स्क्वायर r dr। सो 2m बाई कैपिटल R स्क्वायर r dr, सो r क्यूब dr। एलिमेंटल आ गया। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इंटीग्रेट करके। अब इंटीग्रेशन लिमिट, जो सबसे छोटा सिलेंडर आपको मिलेगा, जो सबसे छोटा सिलेंडर आपको मिलेगा वो 0 रेडियस का, तो 0 से कैपिटल R रेडियस तक सिलेंडर का रेडियस बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे रेडियस आपका वेरिएबल है, मास कांस्टेंट, तो ये जो स्मॉल r है ये वेरिएबल टर्म है जिसको आपको 0 से r तक इंटीग्रेट करना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा 2m बाई r स्क्वायर, r क्यूब का इंटीग्रेशन r पावर 4/4 लिमिट पुट करने के बाद, क्योंकि यहाँ बनेगा स्मॉल r पावर 4/4। स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व कर लें। सो r पावर 4/4 0 टू कैपिटल R, सो वैल्यू मिला m 4 और 2 कैंसिल आउट बाय 2r स्क्वायर इंटू r पावर 4। सो सिलेंडर का ज्योमेट्रिकल एक्सिस, सॉलिड सिलेंडर का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया mr स्क्वायर बाई 2। याद होना चाहिए।
ठीक है। तो अगेन प्रोसीजर सेम है, पहले आपने एलिमेंट कंसीडर किया, सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो एलिमेंट बनेगा वो हमेशा होलो वाला बनेगा, उसका एरिया आप सॉल्व कर लें, थिकनेस ज़रूर कंसीडर करें, ठीक है। तो आपने पहले डीएम कैलकुलेट किया और डीएम को यूज़ किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में, डीएम आर स्क्वायर अप्लाई कर दिया, आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेल। शेल मीन्स होलो स्फीयर with mass m and radius r about an axis passing through its center। यानी हमको यहाँ पर एक होलो स्फीयर कंसीडर करना है, यह अपने होलो स्फीयर कंसीडर कर लिया, ठीक। कहाँ से एक्सिस पास होना चाहिए, एक्सिस इसके सेंटर से पास होना चाहिए, तो सेंटर से आपने एक एक्सिस पास किया कुछ इस तरीके से। इसका रेडियस ये आपको गिवन है, रेडियस है कैपिटल आर, और जो मास आपको दिया है मास है कैपिटल एम, और ये इसके सेंटर से पासिंग एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो शेल है, शेल का एलिमेंट क्या बनना चाहिए। एलिमेंट का मतलब होता है कि वह ऐसा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसको अगर आप बार बार मिलाते जाएं तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट वापस बन जाना चाहिए। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मान लीजिए मैं सबसे छोटी एक रिंग लूँ, फिर उसके बाद एक बड़ी रिंग लूँ, बड़ी रिंग लूँ, तो रिंग्स अगर हम जोड़ते जाएँ, जैसे अगर आपने ये स्फीयर कंसीडर किया, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिंग्स जोड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले एक छोटी रिंग जोड़ी, फिर एक बड़ी रिंग जोड़ी, फिर उसके बाद एक बड़ी रिंग जोड़ी। तो इस तरीके से हम रिंग्स को क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप रिंग ऐड करते जाएंगे ये ऑब्जेक्ट बनता जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ज़ीरो कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पर है 0 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर आते आते एंगल कितना बन जाएगा, -90 डिग्री, और यहाँ तक आते आते एंगल कितना बन जाएगा, +π/2 यानी +90 डिग्री, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक रिंग माननी चाहिए। सबसे पहले रिंग का एरिया हम सॉल्व कर लेंगे, एरिया मिल जाएगा तो मास हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर लेंगे एलिमेंटल dmr² से, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो लिमिट आप रखोगे, अब यहाँ पर क्या वेरिएबल है, देखो रेडियस चेंज होता जा रहा है, तो रेडियस चेंज होता जा रहा है, तो रेडियस का जो भी कंपोनेंट मिलेगा वो आपका एंगल की टर्म में आना चाहिए, तभी आप इसको एंगल की टर्म मतलब -π/2 से +π/2 तक पूरा इंटीग्रेट कर दोगे और आंसर हमें मिल जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, देखिए ध्यान से। ये सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक रिंग कंसीडर किया, ये रिंग आपने मान लिया। अब इस रिंग की थिकनेस कितनी, सबसे पहले वो देखें। देखो अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करूँ या इस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करूँ, दोनों की रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये जो स्मॉल एलिमेंट आपने कंसीडर किया है, मतलब ये जो बीच वाला एंगल है, ये एंगल हमने कंसीडर किया कितना, d θ, ठीक। और x एक्सिस से ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, यहाँ से आपने एंगल मान लिया थीटा। तो क्या आप इस रिंग का थिकनेस बता सकते हैं कितना रहेगा। पहली बात, जो शेल है, शेल के लिए एलिमेंट बना है रिंग, शेल का एलिमेंट क्या बना है, रिंग, और रिंग अगर दिया है तो रिंग का एरिया, एलिमेंटल एरिया क्या बनता है, एलिमेंटल एरिया बनता है 2πr/dr। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहली बात हमें थिकनेस चाहिए dr, सेकेंड हमें रेडियस भी चाहिए, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है तो रेडियस किसी वेरिएबल टर्म में आना चाहिए। तो ध्यान दें, पहले हम बात करते हैं थिकनेस की। सो थिकनेस ऑफ रिंग, तो रिंग की थिकनेस वही बनेगी जो यहाँ का आर्क बनेगा, आर्क लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही आपकी थिकनेस बनेगी, जिसको आप dr से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वैल्यू ऑफ dr वो रहेगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो आर्क इज इक्वल टू एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यानी dr का वैल्यू आपको मिलेगा r/d θ। dr आ गया, अब क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। क्या रेडियस कैपिटल आर के इक्वल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज आपको रिंग का रेडियस चाहिए, तो रिंग का रेडियस बनेगा यहां से यहां तक, तो इस आर का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना बनेगा, तो ये कंपोनेंट रहेगा r cos थीटा, ये वैल्यू। इसका मतलब रेडियस ऑफ रिंग r, वो वैल्यू बना आपके पास r cos थीटा। तो
तो एलिमेंटल एरिया कितना रहा? एलिमेंटल एरिया डी ए का वैल्यू 2 पाई आर डी आर पुट करें वैल्यू, सो 2 पाई आर कॉस थीटा आर स्क्वायर कॉस थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये डी आर, और डी आर के प्लेस पे भी क्या रखा है आपने? आर डी थीटा, सो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो सबसे पहले आपने एलिमेंटल एरिया कैलकुलेट कर लिया, और एलिमेंट क्या कंसीडर किया है? एलिमेंट कंसीडर हुआ है रिंग, ठीक। तो एलिमेंटल एरिया मिला डी ए इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इस एलिमेंट का मास चाहिए। तो एलिमेंटल मास के लिए हम क्या करें? देखिए ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया कितना? शेल के लिए अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वैल्यू रहेगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया कंटेंस कितना मास? कैपिटल एम। तो यूनिट एरिया कंटेंस एम डिवाइड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये यूनिट एरिया बन गया। अब रिक्वायर्ड एरिया कितना है? डी ए। सो डी ए यानी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा कंटेंस कितना? तो m डिवाइड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा dm को। सो वैल्यू ऑफ dm कितना रहा? dm हमें मिला, देखो पाई पाई कैंसिल और 2 बाई 4 यानी m बाई 2 आर स्क्वायर कैंसिल आउट कॉस थीटा डी थीटा। तो dm का वैल्यू आ गया m बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। नाउ अब हमें चाहिए एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू dm आर स्क्वायर, बेसिक रिलेशन, और dm के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? m बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा, m बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। और r के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? कैपिटल R कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये वैल्यू है di का। सॉल्व किया, वैल्यू मिलेगा m बाई 2 आर स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा को आप अलग अलग ही पुट करें, बिकॉज डेरिवेशन हमें सॉल्व करना है। कॉस क्यूब का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये आ गया एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा डी आई इज इक्वल टू ये एम आर स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, वैल्यू बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और आपको लिमिट अभी बताया था कि लिमिट रहेगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा 0 टू आई। अब इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें, देखिए ध्यान से। सो वैल्यू रहेगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन। ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है? कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ वैल्यू बनेगा कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट आ जाएगी आपके पास माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो कॉस थीटा डी थीटा कितना बनेगा? इज इक्वल टू डी टी। कोई डाउट? साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। या अगर ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वैल्यू बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई डी थीटा, और फिर अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आ जाएगा, यानी कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। यानी ये जो इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर रहे हैं इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी ये इंटीग्रेशन अब बनेगा, ध्यान से, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 1 माइनस टी स्क्वायर
dt। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लें और बाद में वापस t को क्या प्लेस कर दिया जाएगा, साइन थीटा प्लेस कर दें और साइन थीटा प्लेस करने के बाद जो लिमिट्स आ रही हैं वो पुट कर दी जाए। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि जो लिमिट्स आपको दी गई है वो t की टर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लें। तो t का वैल्यू क्या बन जाएगा, देखो थीटा का वैल्यू जब π/2 है तो थीटा जब π/2 होगा तो साइन कितना बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। और जब थीटा का वैल्यू -π/2 है तो t का वैल्यू कितना आना चाहिए, t वैल्यू आना चाहिए आपका, देखिए ध्यान से, साइन π/2 कितना होता है 1। सो π/2 के प्लेस पर जो आप पे लिमिट आ रही है π/2 वहां पर आप 1 पुट कर सकते हैं। सेकेंड लिमिट आपके पास क्या है, -π/2, तो साइन -π/2, तो ये वैल्यू क्या बनेगा, -1 बनेगा। इसका मतलब π/2 और -π/2 के प्लेस पर हम +1 और -1 पुट कर सकते हैं। तो लिमिट्स यहाँ पे बन जाएगी +1 एंड -1। अब इसको इंटीग्रेट करें, सो 1 - t² का इंटीग्रेशन है। सो y इज इक्वल टू mr²/2, 1 - t² तो 1 का इंटीग्रेशन t और t² का डिफ्रेंशिएशन t³/3, लिमिट्स 1 एंड -1। तो पहले अपर लिमिट पुट होगा, अपर लिमिट पुट करें 1 - 1/3, फिर लोअर लिमिट पुट करें विद माइनस साइन, तो -1 -1/3। सो y इज इक्वल टू mr²/2, लिमिट्स 1 - 1/3, माइनस माइनस +1, ये माइनस माइनस पहले से माइनस और माइनस -1/3 मिला। क्या लिखोगे, ये लिखा जाएगा 2 - 2/3। एलसीएम लिया तो 6 - 2 4/3। सो i इज इक्वल टू mr²/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3। तो होलो स्फीयर यानी शेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल गया फ्रॉम एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर 2/3 mr²। और ये आंसर हमें याद होना चाहिए, ठीक बात। तो अगेन आपने सेम प्रोसीजर ऑप्ट किया है। सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट दिया उसका एलिमेंट कंसीडर किया, एलिमेंट का एरिया सॉल्व किया, उसके बाद आपने एलिमेंटल मास सॉल्व किया जिसको डीएम लिखा, फिर एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू मिला 2/3 mr²। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर मीन्स सॉलिड स्फीयर, स्फीयर मीन्स सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर जिसका मास कितना है m, रेडियस कितना है r, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। यानी अब जो आप स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर है, तो जो मास होगा क्या वो पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड होगा। इसका रेडियस कितना दिया है, रेडियस आपको दिया है कैपिटल R, मास कितना दिया है कैपिटल M दिया है। अब सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट क्या बनता है, तो सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट बनता है होलो स्फीयर। सॉलिड सिलेंडर का एलिमेंट क्या बना था, होलो सिलेंडर। डिस्क का एलिमेंट क्या बना था, रिंग बना था। इसका मतलब अगर आपको स्फीयर दिया गया तो इसका एलिमेंट क्या बनेगा, होलो स्फीयर बनेगा। आप इसको ऐसा समझे कि सबसे पहले आप एक प्लास्टिक की छोटी सी बॉल लें, उसके ऊपर प्लास्टिक की एक बड़ी बॉल पैक कर दें, फिर उससे बड़ी बॉल, उससे बड़ी बॉल, उससे बड़ी बॉल, इस तरीके से आप बॉल के ऊपर बॉल लगाते जाएं। फाइनल जो ऑब्जेक्ट आपको बनेगा वो एक सॉलिड बॉल बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने एलिमेंट क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया प्लास्टिक बॉल्स, और प्लास्टिक बॉल होलो होती है, ठीक बात। यानी यहाँ पर एक होलो स्फीयर इसका एलिमेंट बनना चाहिए। तो यहाँ पर आपने एक एलिमेंट बना दिया, एक होलो स्फीयर विद रेडियस स्मॉल r एंड थिकनेस dr। यानी स्फीयर का एलिमेंट क्या बनता है, होलो स्फीयर। स्फीयर का एलिमेंट क्या बनता है, होलो स्फीयर, ठीक। अब क्या चाहिए, होलो स्फीयर का सबसे पहले एरिया चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। क्यों, क्योंकि जो मास है वो पूरे सॉलिड स्फीयर पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। मास अगर सॉलिड स्फीयर पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है तो यहाँ पर आपको मिलेगी वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको आपने रो से रिप्रेजेंट किया था m/वॉल्यूम, ठीक। अब इसका एरिया कितना, एलिमेंटल एरिया बनेगा 4πr² तो सरफेस एरिया और dr थिकनेस। तो अब एलिमेंटल वॉल्यूम, सॉरी
एलिमेंटल वॉल्यूम, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे dv से। तो एलिमेंटल वॉल्यूम बना कितना, एलिमेंटल वॉल्यूम यहाँ पे बनेगा, यहाँ से देखें कि एलिमेंटल वॉल्यूम dv इज इक्वल टू किसके लिए, होलो स्फीयर के लिए, वैल्यू बनेगा सरफेस एरिया तो है 4πr² और थिकनेस है dr। तो ये आया एलिमेंटल वॉल्यूम किसके लिए, होलो स्फीयर के लिए। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एलिमेंटल मास। तो 4/3 पाई कैपिटल R³ वॉल्यूम कंटेंस कितना मास, m। क्योंकि जो स्फीयर आपको दिया है बड़ा स्फीयर, इसका टोटल वॉल्यूम है 4/3 पाई R³ और मास कितना है, मास है m। ठीक, तो 4/3 पाई R³ वॉल्यूम m आ गया। तो यूनिट वॉल्यूम कंटेंस मास मिलेगा m 3m/4 पाई R³। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है, 4 पाई R² dr। सो 4 पाई R² dr कंटेंस, सो 3m डिवाइड बाय 4 पाई कैपिटल R³ मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्मॉल R² dr, यानी आपको dm का वैल्यू मिल गया 4 पाई कैंसिल आउट, 3m/R³ R² dr, ये आ गया dm। अब क्या हमें होलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 mr²। तो एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सॉलिड होलो स्फीयर के लिए आना चाहिए। सो एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, शेल के लिए आप कंसीडर करें, इसलिए यहाँ पे फैक्टर आया 2/3 dm r²। ठीक, dm के प्लेस पर क्या पुट किया जाएगा, dm के प्लेस पर पुट किया जाएगा एलिमेंटल मास, यानी 3m/r³ r² dr, 3m/r³ r², तो r² dr। सो di कितना रहा, 3 कैंसिल आउट, 2m/R³ r⁴ dr। एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। 2/3 फैक्टर क्यों यूज हुआ, बिकॉज हम कंसीडर करें शेल, और शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है वैल्यू होता है 2/3 mr²। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट मीन्स हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो जो वैल्यू आपके पास है di इज इक्वल टू 2m/R³ r⁴ dr, इसको आप इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, सबसे छोटा स्फीयर 0 रेडियस का, सबसे बड़ा स्फीयर कैपिटल R रेडियस का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे 0 से तक इंटीग्रेट हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2m/R³ r⁵/5 इंटीग्रेट किया, लिमिट्स 0 to r, r पुट करेंगे r⁵/5 मिलेगा, 0 पुट करेंगे 0 मिलेगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहा, I इज इक्वल टू 2m/R³ r⁵/5 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हुआ 2/5 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिला किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। प्रोसीजर अभी भी सेम रहा, प्रोसीजर क्या रहा, सबसे पहले आपने एलिमेंट कंसीडर किया, सॉलिड ऑब्जेक्ट का एलिमेंट होलो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सेम रहता है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का वॉल्यूम आपने लिखा dv इज इक्वल टू 4 पाई R² dr मिला, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि dm कितना, तो 4/3 पाई R³ यानी कंप्लीट वॉल्यूम कंटेंस मास m, यूनिट वॉल्यूम कंटेंस मास, रिक्वायर्ड वॉल्यूम के लिए आपने कैलकुलेट किया, dm आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, 2/3 फैक्टर क्यों आया, बिकॉज हम शेल के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो 2/3 mr² बनना चाहिए, बना। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट किया, आंसर मिला। यह आंसर भी हमें याद होना चाहिए, ठीक बात, नोट करें।